नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं के खुर्सद साहब, प्रेसिडेंट कश्मीरी पंडित सभा जम्मू कश्मीर। खुर्सद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खुर्सद साहब, ये हाल ही में जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना है, इसमें एक बिल पेश किया है, पार्लियामेंट में अभी पास हुआ है, अभी तो राज्यसभा में जाना है, जो 15A 15B, जिसके तहत जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको 2 असेंबली की सीट्स का नॉमिनेशन के लिए कहा गया है। उसमें से एक जो है किसी वीमेन के लिए है, एक मैन के लिए है। और उसके साथ साथ भी POJ के जो रेफ्यूजी हैं उनके लिए भी एक सीट का वहाँ पे जो नॉमिनेशन के लिए कहा है। उसको लेके जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के अंदर, एक बार फिर एक बहस शुरू हो गई है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं वो सिर्फ 6517 फैमिलीज़ हैं जो वहाँ से माइग्रेंट जो रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे हैं, और जबकि इनकी जो POJ के हैं उनकी उनकी जो 31,779 जो है फैमिली जो माइग्रेंट्स हैं, और 15 लाख के करीब हैं जो लोग कश्मीरी पंडितों के 1,80,000 के। ये एक अलग सा एक इशू बन गया है दोनों की तरफ से। लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो 2 सीटों की बात कही जा रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं कश्मीरी पंडितों के, प्रेसिडेंट हैं। ये 2 सीटें जो आपको दी गई है, जो आपकी मांग क्या थी, और ये जो 2 सीटें दी गई, इससे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपकी PP न्यूज़ लाइन का आभारी हूँ कि आपने मुझे दोबारा यहाँ पे आने का मौका दिया। आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने के लिए यहाँ आपने आमंत्रित किया। तो मैं सबसे पहले आपके जो प्रश्न आपने, जो भूमिका में आपने कहा है, उसमें मैं ना जाते हुए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि ये जो अभी नॉमिनेशंस इस अमेंडमेंट के द्वारा पास होंगी, अप्रूव होंगी और प्रोवाइड की जाएंगी, वो एक डिलिमिटेशन कमीशन के प्रोसेस का कल्मिनेशन है। डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आई थी और डिलिमिटेशन कमीशन की एक रिपोर्ट बनी यहाँ से, जिसकी रिपोर्ट के ऊपर अब गवर्नमेंट ने ये बिल की शेप में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंड करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया। डिलिमिटेशन कमीशन जब यहाँ आया तो डिलिमिटेशन कमीशन ने थ्रू आउट J&K और लद्दाख भी उनने अपनी मीटिंग्स की, लोगों से मिले, और एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई जिसमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि कोविड के चलते काफ़ी उनको रुकना पड़ा। और वो एक्सरसाइज जो है वो उन्होंने 2 अपने उसमें की, भागों में की। एक बार यहाँ सबसे मिल के चले गए थे और यहाँ से लोगों के प्रपोज़ल उन्होंने लिए थे, और उसके बाद दोबारा वो यहाँ आए। उन्होंने हमें भी आमंत्रण दिया और भी लोगों को आमंत्रण दिया कि आप आइए, अगर आप पर्सनल हियरिंग चाहते हैं तो आप हमारे सामने, हमारे समक्ष पेश होइए। तो हम भी जैसे बाकी लोग गए थे, हम भी उसमें गए, और गए इसलिए क्योंकि डिलिमिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज थी जो इन इटसेल्फ, जिसके ऊपर यहाँ के जो पुरानी रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था कि डिलिमिटेशन क्यों हो रही है, जबकि डिलिमिटेशन हम फ्रीज कर चुके हैं 2026 तक। तो उससे पहले डिलिमिटेशन यहाँ नहीं होनी चाहिए। और ये वो लोगों को बताना नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने डिलिमिटेशन का एक मॉरेटोरियम लगाया हुआ था वो इस पर्पज़ से लगाया था कि हमेशा के लिए जो उनकी इजारतदारी है वो यहाँ कायम रहे। तो एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप था कि जब 370 ख़त्म हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुई स्टेट की, और ये एक्ट आया रीऑर्गेनाइजेशन वाला,
उसके बाद ये ज़रूरी था कि जो पिछली सरकारों के टाइम में जो ऐसे नेगेटिव चीज़ें थीं जो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं हैं, उनका जो है उनका भी वो किया जाए, समाधान किया जाए। हमारा कहने का ये मतलब है कि अगर स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया और यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 370 को यहाँ से हटाया गया, तो लाजमी है कि अब नए एक सुबह यहाँ इस स्टेट में आएगी, तो नए जो हालात हैं, बदले हुए हालात हैं, जिनको कि तकरीबन सब ने वेलकम किया, उसमें जो नए किस्म की अब लेजिस्लेचर बनेगी, क्योंकि यहाँ पहले बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी, अपर हाउस था, उसमें जो छोटी छोटी बरादरियाँ थी, जो ऐसी माइनॉरिटीज़ थी जो कि जिनका कोई भी कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हो पाता था, तो उन लोगों को वो अपर हाउस में जगह देते थे। अब जब वो अपर हाउस नहीं रहा, तो ये ज़रूरी था कि उन माइनॉरिटीज़, उन सेक्शंस को जो अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट नहीं करवा पाएंगी, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नई असेंबली में देनी थी। उस वजह से इन्होंने ये एक स्कीम बनाई, एक प्रपोज़ल बनाया कि ऐसे है, जो कश्मीरी पंडित हैं या पीओजे के वाले हैं या और भी जो रिजर्वेशंस इन्होंने रखी हैं उसमें, तो वो इस बैकग्राउंड को अपने मन में रखते हुए इन्होंने ये पॉलिसी बनाई। इस बात में मैं बाद में आऊँगा, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जब से वहाँ से माइग्रेशन हुई है, आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है असेंबली में नहीं रही। बहुत पहले थी, उससे पहले थी वहाँ पे, और आपने वोट भी करते रहे, इलेक्शंस में हिस्सा भी लेते रहे, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़े थोड़े वोट थे आपके, ज़्यादा थे नहीं थे, वो नहीं थे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आपकी नील के बराबर थी, कोई नहीं थी। या ऐसा आपने कहा कि अपर हाउस में थी, लोअर हाउस में नहीं रही। उससे पहले थे प्यारेलाल हांडू थे, वो जीत के आते थे, उनके बाद मट्टू भी आए, वो भी जीत के आए, उसके बाद वहाँ पर आई नहीं रिप्रेजेंटेशन आपकी। लेकिन आपकी मांग रही थी, क्योंकि जिस तरह से कश्मीरी पंडित वहाँ पे थे, हमेशा लॉ मेकर रहे हैं वहाँ पे, और अब जब से 80s के बाद उनकी बिल्कुल ही खत्म हो गई रिप्रेजेंटेशन, तो आपने एक मांग की थी, शायद 9 सीटों की मांग की थी आपने, कम से कम, लेकिन उसमें से 2 ही सीटें आपको मिली हैं। उसमें आप क्या कहेंगे? हमने जो अपनी कश्मीरी पंडित सभा के प्लेटफॉर्म से जो हमने डिलिमिटेशन कमीशन को अपनी रिक्वेस्ट दी थी, डिमांड कहिए दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं, तो हमने उनसे कहा था कि ज़्यादा ना, अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम जो कश्मीर घाटी में 3 अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 3 अर्स्टवाइल जो ये पार्लियामेंट की सीटें हैं, उनमें एक एक पार्लियामेंट्री सीट में 15-15, 16-16 असेंबली सीटें होती हैं, तो उनमें से हर पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनमें से किसी एक असेंबली सीट को कश्मीरी पंडित्स के लिए रिजर्व किया जाए। तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, तो एक एक सीट आप हमारे कश्मीरी पंडित्स के लिए ऐसे मुहैया करवाएं कि असेंबली में तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहाँ उस असेंबली में एक उसका हिस्सा हों और कश्मीरी पंडित बरादरी की जो बात है वो वहाँ पर रख सकें। तो ये हमने डिलिमिटेशन कमीशन को अपना रिक्वेस्ट दी थी। उसके अलावा हमने ये भी कहा था कि एक महिला रिप्रेजेंटेटिव को भी आप अकोमोडेट करिए, और उसके अलावा जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, 10 पार्लियामेंट्री सीट्स इंक्लूडिंग लद्दाख यहाँ पे हैं, तो उसमें से एक कश्मीरी पंडित को किसी तरीके से या राज्यसभा भेजिए या लोकसभा भेजिए, ताकि हम लोग भी अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील ना करें, क्योंकि आज तक खासकर जब से विस्थापन हुआ है उसके बाद हम तो वहाँ से अपने जो हमारी मातृभूमि है वहाँ से उजड़ गए। उजड़ने के बाद हम अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि
हम टोटली अब मार्जिन्स पे आ गए हैं, क्योंकि जितनी सरकारें आज तक आई उन्होंने ये आश्वासन ज़रूर दिलाया कि कश्मीरी पंडित्स की वापसी ज़रूर होगी, लेकिन इस पर प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं पाया। 9 साल से भाजपा आई तो भाजपा के सरकार में भी बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी हमारी कम्युनिटी को, बरादरी को, कि अब हमारे रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन की कोई ऐसी व्यवस्था होगी, कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी, ठोस पॉलिसी बनेगी जिसमें हम लोगों की वहाँ वापसी होगी। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इससे हमें मिलने वाली है, ये तभी सार्थक है जबकि पूरी बरादरी वहाँ पे होगी। उनके लिए ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। बाहर रह के इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का कोई इतना ज़्यादा माने नहीं है, क्योंकि हम जब अपनी ज़मीन से ही हटे हुए हैं तो इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का हमने यहाँ पर बैठ के क्या करना है। यही है कि मुराद मिलेंगे, जो लोग असेंबली में जाएंगे, जो मेंबर बनेंगे, वो उनको प्रिविलेजेस जो थोड़े बहुत होते हैं वो मिलेंगे, लेकिन बात भी वो रख सकेंगे। लेकिन मेन मकसद जो हमारा मेन कोर इशू है वो हमारा रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन का है। ये सारा उसी कड़ी में एक स्टेप है। तो हम इसलिए इस वक्त जोर देते हैं कि इस पर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कभी ना कभी तो रिटर्न होगा, उस टाइम ये जो है मैं इसका उसमें रिहेबिलिटेशन जो रिटर्न के इस एक सिर्फ आखिर में एक सवाल है मेरा, उसके बाद उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा कि 2 सीटें जो दी हैं उन्होंने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है, ये नहीं कहा गया कि कश्मीरी पंडितों के लिए है। 2 सीटें जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स में सिख भी हैं, मुसलमान भी माइग्रेंट होकर वहां से आए हुए हैं। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा जिसकी हुकूमत है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, आज भारतीय जनता पार्टी का ही हुकूमत हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में है। आज हो सकता है असेंबली का चुनाव होते हैं, कुछ होता है, कश्मीरी पंडितों को नॉमिनेशन मिलती है, और कल किसी और की जब आती है बारी, कोई और आता है तो वो अपनी सुविधा के अनुसार चुनेगा। आपको एक दे देगा, आपका एक वुमेन का आप नॉमिनेट कर लीजिए, दूसरा हम सिख को दे देंगे, किसी सिख भाई को दे देंगे, किसी मुसलमान को दे देंगे, ये उनकी सुविधा के अनुसार। ये बात अभी तक क्लियर नहीं है, इसके बारे में आप कोई बात कहना चाहते हैं? मैं ज़रूर कहूँगा कि क्लैरिटी इसमें है नहीं, ये बात सही है, लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन भी किया, क्लैरिटी कोई है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल बनाया हुआ है, इसमें एक्सेप्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो प्रपोजल्स हमने वहाँ दिए या जो हमसे वहाँ राय मांगी गई, गवर्नमेंट ने तो किसी से कोई राय नहीं मांगी इस पे, इसलिए ये तो सारा उनका ही डिस्क्रिशन था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने ये प्रपोजल बना दिया। हम इसमें नेगेटिविटी नहीं करना चाहते कि आपने ये गलत किया, आप पहले क्लैरिटी करिए उसके बाद ये करिए, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं। ये स्वीट विल ऑफ द गवर्नमेंट होगी, इसमें कोई हमारा जो रोल नहीं है कि भाई हम ये कहें कि आप इस तरीके से इन 2 जो नॉमिनेशंस को फिल करिए। हम ये साफ कहते हैं कि 3 अर्स्टवाइल कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो 3 अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट्स थी, उन तीनों में से एक हमें मिलना चाहिए। तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि ये जो बिल वहाँ पेश हुआ है, जो अब अमेंडमेंट जो पास होगी, उस जो अमेंडमेंट यहाँ प्रपोज हुई है उसको अमेंड करके, फर्दर अमेंड करके फिर इसको पास किया जाए, जैसे कि हमने रिक्वेस्ट की है, उस तरीके से ये कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कश्मीरी पंडित कैंडिडेट्स जो हैं उनको ये नॉमिनेट करें क्लैरिटी के साथ। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे तो ये गुंजल ही रहेगा। हम ये नहीं कहते कि जो हमारे सिख भाई हैं उनको कोई रिप्रेजेंटेशन ना मिले। मुझे याद है कि सिख कम्युनिटी से भी मिनिस्टर हुआ करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट पहले हुआ करती थी, शेख साहब के टाइम पे भी शायद डॉक्टर हरभजन सिंह वो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस टाइम पे। बिल्कुल, और ऐसे ही लास्ट में हरबंस सिंह भी रहे। ऐसे ही कश्मीरी पंडित जो हैं वो भी कैबिनेट्स में रहे, लेकिन प्यारेलाल हंडू जी के बाद कैबिनेट में कोई नहीं रहा। हालांकि उसके बाद वो रमन मट्टू जी जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आए थे और उनको मुफ्ती मोहम्मद सैयद की सरकार में MOS बनाया गया था। तो इट्स नॉट द क्वेश्चन कि जी अभी अगर हमारे कश्मीरी पंडित 2-3 बन भी जाते हैं तो वो
बरादरी के लिए क्या करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये तो एक रिकग्नाइज हो जाएगी ना बात कि कश्मीरी पंडित्स जो हैं ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ कश्मीर मेल्यू है। अगर ये नहीं रखते कुछ भी, तब हमारी तरफ से शोर उठता कि देखिए इन्होंने हमको साइडलाइन कर दिया। अब इन्होंने जो ठीक समझा वो उन्होंने कर दिया, लेकिन जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो अनफुलफिल्ड रही है। लेकिन हम उसमें कोई गवर्नमेंट को कोई ऐसा दबाव नहीं डालना चाहते, क्योंकि आगे आने वाला समय, अब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं। आगे पार्लियामेंट का क्या जो है वो रहता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी ही आए और थंपिंग मेजॉरिटी से आए, ताकि जिस तरीके से उन्होंने बाकी उत्थान किया देश का, तो उसी तरीके से आगे, जैसे कश्मीर में इस टाइम कंपैरेटिवली बहुत अमन अमान जो है वो बहाल हुआ है। तो अगर अमन अमान बहाल हुआ है तो उस जो पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन कश्मीरी पंडित्स जब तक वहाँ पर वापस रिहैबिलिटेट इज्जत के साथ नहीं होंगे और फुल सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ नहीं होंगे, तो हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं। अब यही प्रश्न आ रहा है, सभी सरकारें जब भी हर बार यही कहती है इनको पुनर्वास किया जाएगा, रिहेबिलिटेशन की जाएगी, इज्जत का साथ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। वहाँ जो भी हुआ कागजों में हुआ, बातें हुई। अब जो एक नई चीज़ सामने आई है कि आपको सब्सिडाइज रेट पे वहाँ पे ज़मीन दी जाएगी। कितनी दी जाएगी कि 5-5 मरले 4-4 मरले, कई किनारों के मकान छोड़ के वहाँ से भागे हुए हैं। आज तक कईयों को तो मिला ही कुछ नहीं, वहाँ पे जला दिए, ख़त्म कर दिए, तबाह हो गया, लूट के ले गए। लेकिन अब क्या सब्सिडाइज रेट पे किस तरह से रिहेबिलिटेशन जो कर रहे हैं कि आपको सब्सिडाइज रेट पे आप चलिए वहाँ पे, आपको सब्सिडाइज रेट पे हम ज़मीन देंगे। क्या देंगे वो? ये जो इन्होंने इस टाइम पर ये बात छेड़ी है कि सब्सिडाइज रेट्स पे ज़मीन देंगे, ये एक नहायत ही दिल तोड़ने वाली एक बात की है। इन्होंने चुभने वाली बात की है। इनको ये इस किस्म का ये प्रपोज़ल देना ही नहीं चाहिए था। अब किनको आप प्रपोज़ल दे रहे हैं जब हम कश्मीर के मूल निवासी हैं, वहाँ से उजड़ के आए हैं। आज आप कह रहे हैं कि वही वापस जाने के लिए आप ये थोड़ा थोड़ा खरीदिए। मैं आपको पर्सनल बात बताता हूँ, हमने भी 1997 में अपना करोड़ों का प्लॉट वहाँ पे चंद रुपयों में बेच दिया। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इस तरीके से हमें रीसेटल वहाँ किया जाएगा? नेवर। एक रीसेटलमेंट की एक ठोस पॉलिसी कम्युनिटी के साथ बैठ के बनानी चाहिए, और उस पॉलिसी के ऊपर हमने, जब कम्युनिटी भी आपको अपने वो प्रपोजल्स देगी, और हमें मालूम है कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए वहाँ के लिए, तो वो प्रपोजल्स हम देंगे, आप उस पर स्टडी करिए, उसके बाद एक ठोस पॉलिसी बनाइए। लेकिन आज जब इलेक्शन आने वाला है, इस टाइम पे तो ये चीज़ें कोई अब माने ही नहीं रखती हैं। तो हमने भी ये सोच लिया है कि जो भी होगा अब 2024 के इलेक्शन के बाद ही होगा, तो इसमें ये बात करने की कोई इस टाइम हमारे पास कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब ये बीच में ये प्रपोजल देते हैं कि एक बड़ा भद्दा सा मजाक लगता है, ये भद्दा सा मजाक लगता है, और ये इससे गुरेज करना चाहिए। ऐसे ही मजाक किया था इन्होंने जब पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ को, इन्होंने 6000 एम्प्लॉयज़, उन्होंने कहा जी कि ये भी एक रीसेटलमेंट की तरफ एक प्रोसेस है, जबकि वो एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, उसका रीसेटलमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं। तो लेकिन उस टाइम कहा गया जी कि ये भी एक रीसेटलमेंट का पार्ट है। अच्छा नहीं लगता ये सब बातें ऐसे कहते हुए। हम रीसेटलमेंट की बात करते हैं, एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी चाहते हैं, उसमें नौकरियां भी होंगी, उसमें ये ज़मीनों की अलॉटमेंट है, या वहाँ पर जो कंस्ट्रक्टेड कॉलोनीज पहले से कह रहे थे बनाएंगे, वो भी उसका पार्ट होगा। लेकिन ये एक आइसोलेशन में कभी ये कह दिया, कभी वो कह दिया, ये अच्छा नहीं लगता है। आर्चर्ड थे आप लोगों के वहाँ पे, क्या वो सब्सिडाइज रेट पे देंगे? कितनी ज़मीनें थी, आप क्या 2-3-4 मरले के प्लाट में वहाँ जाएंगे, ये रहेंगे? ये बड़े अजीब सी बात है। लेकिन फिर भी खोसा साहब, आपको बहुत उम्मीदें हैं इस सरकार से, जैसा आपने बताया कि बहुत सी उम्मीदें हैं कि आपकी रिहेबिलिटेशन, बाकी जो चीज़ें हैं, हो सकता है समय आए तो पूरा हो। और हम भी ये चाहते हैं कि एक बार फिर ये कम्युनिटी वहाँ पे फले फूले, वैसे ही रहे, वैसा ही भाईचारा हो जैसे पहले गुलदस्ता बना हुआ था। आप हमारे स्टूडियो में आए, ये सब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जाते जाते ये कहूँगा कि हमारी 60 कनाल ज़मीन
एग्रीकल्चरल लैंड है जिसका अभी तक हमें कुछ पता नहीं लग रहा है, तो क्या अब 60 कनाल ज़मीन को हम भूल जाएं? जिस वक्त अमन अमान होगा, सही समय आएगा, हम डेफिनेटली वहाँ जाके उसके बारे में पता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इस वक्त मैं अपनी कम्युनिटी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि नेगेटिविटी की ओर ध्यान ना दें। जो सरकार करना चाहती है वो उनकी मर्जी है, वो करें। हमने देखना है कि हमने किस तरीके से उनकी जो प्रपोजल्स हैं उस पर हम किस तरीके से अमल जो उस पर करेंगे, या हम उस पर क्या प्रपोजल्स अपनी तरफ से देंगे। उतना ही कहते हुए मैं आपका दोबारा धन्यवाद कहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।